हमारा सब्जेक्ट का नाम है एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है, एडवांस्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जब मैं कहूँगा तभी लिखेंगे, उससे पहले लिखने की जरूरत नहीं है। हमारा सब्जेक्ट दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक है कॉस्ट मैनेजमेंट और दूसरा है, आपने कहा कि सर ऑपरेशंस रिसर्च, जिसे हम प्यार से OR कहते हैं, या कई लोग इसी को क्वांटिटेटिव टेक्निक्स भी कहते हैं, QT। आप लोगों को समझना पड़ेगा कॉस्ट मैनेजमेंट करने के लिए हमें इसकी बहुत हेल्प चाहिए होती है। जैसे मैंने आपको कॉस्टिंग के टाइम पे शुरुआत करते पे एग्जांपल दिया था कि EOQ का फॉर्मूला जो होता है √2AO/C होता है, इट इज बेसिकली मैथ्स, लेकिन हम लोग क्या करते हैं उसको अपने किसके अंदर यूज करते हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट में। तो अब हम लोग इसी तरीके से OR के पहले चैप्टर पे आ रहे हैं, ऑपरेशन रिसर्च के, और समझेंगे कि किस तरीके से ऑपरेशन रिसर्च का पहला चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग हमारे को हेल्प करेगा, किस तरीके से हमें हेल्प करेगा अपने कॉस्ट मैनेजमेंट में। याद रखिए हमें सीरीज वाइज पढ़ना होता है चैप्टर्स को, जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर असाइनमेंट। तो आपको पेशेंस रखना होगा, कभी भी जल्दबाजी मत करना कि सर पहले असाइनमेंट करा दो, पहले ये करा दो। कुछ लोगों को क्योंकि गलत फहमी होती है कि असाइनमेंट सिंपल है तो पहले कर लें, उससे आप लोग अपने कॉन्सेप्ट्स वीक कर रहे होंगे। जल्दबाजी मत करना। कई लोगों को होता है कि सर जल्दी कोर्स खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं, पेशेंस से सुनना। कई लोग कहते हैं सर हमारा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या ये जो इंपॉर्टेंट है वो वाला पहले करा दो। बिल्कुल नहीं, सारे करिकुलम को पूरा ध्यान से पढ़ेंगे। अब आपने कहा कि ठीक है सर लीनियर प्रोग्रामिंग है क्या, क्यों इंप्लीमेंट किया जाता है, जरा मैं आपको हल्का सा इसका बेस बताता हूं। जैसा कि मैंने आपके साथ बजटिंग पार्ट 1 शुरू होने में डिस्कस भी किया था, हमारे सामने सिचुएशन है, जैसे कि मैंने उस समय एग्जांपल लिया था ग्लास, बॉटल और कैन। आप लोग कितना अर्न करते हैं, कंट्रीब्यूशन। आपने कहा कि सर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेट अस से 2, 5 और 10 रुपीज अर्न कर रहे हैं, और इनको प्रोड्यूस करने के लिए मैंने एग्जांपल में आपको समझाया था क्या 1, 10 और 50 आवर्स लग रहे हैं। अब मान लीजिए हमारे पास, वही एग्जांपल दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मान लीजिए हमारे पास क्या है, पावर नहीं आती या इलेक्ट्रिसिटी जैसे भी है, जिसके भी आवर्स लिए हैं वो हमारे पास लिमिटेड है। तो हम जानते हैं हम क्या करते थे, हम कहते थे जितने भी आवर्स हैं, लेट अस से वी हैव 5 आवर्स इन हैंड, तो हम कहते थे हर घंटे को बेस्ट वे में यूटिलाइज करो। हम हर घंटे को बेस्ट घंटे में, अगर 20 आवर्स है लेट अस से या 100 आवर्स है, तो आप कभी भी इसको प्रोड्यूस नहीं करना चाहते थे। आप कहते थे क्यों, देखिए हर घंटे पे यहाँ पे 2 रुपीज कमा रहे हैं, 2 डिवाइड बाई 1, यहाँ पे 5 डिवाइड बाई 10 कितना कमा रहे हैं, 0.5, और इधर कितना कमा रहे हैं, 0.2। आपने कहा कि सर मतलब हम क्या कर रहे होते थे, हम हर घंटे, लिमिटेड आवर्स है मेरे पास, 500 आवर्स हैं, हम उन 500 आवर्स को बेस्ट वे में यूटिलाइज कर रहे होते थे। आपने कहा कि सर ये बात हमें याद आ गई, इसमें सबसे कम है इसलिए नहीं करते थे। कोई टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल के देखना चाहे तो भी निकाल सकता है। देखिए यहाँ पे कितने यूनिट्स बन जाएंगे, 500, यहाँ 500 आवर्स में कितने यूनिट्स बन जाएंगे, 50, और यहाँ कितने बन जाएंगे, आपने कहा 10। टोटल कंट्रीब्यूशन निकालिए, ये होगा 1000, ये होगा 250 और ये होगा 100। ऑब्वियसली सबसे कम टोटल कंट्रीब्यूशन किस में आ रहा है, सी में। क्यों, क्योंकि आपने सी बना के सबसे बड़ी गलती कर दी। क्या गलती कर दी, आपने जिसमें सबसे कम कमाई थी लिमिटेड आवर्स की, वो पहले बना दिया। तो हमें क्या करना चाहिए, पहले किसको बनाना चाहिए, जिसपे हर घंटे पे हमारी मैक्सिमम कमाई है। ये हमने आराम से बजटिंग में सीखा था, ठीक है, बजटिंग की फैक्टर एनालिसिस जब चालू किया था। आपने कहा ठीक बात है सर, यही सीखा था कि हमें सिर्फ कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइज नहीं करना, हमें कंस्ट्रेंट्स को दिमाग में रखते हुए अपने कंट्रीब्यूशन को मैक्सिमाइज करना है। कंट्रीब्यूशन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बिना लिमिटिंग फैक्टर या कंस्ट्रेंट्स के आप ऐसे ही कर देंगे। यहाँ पे मैंने लिमिटिंग फैक्टर लिया था लेबर आवर्स को, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है लिमिटिंग फैक्टर। आपने कहा ठीक है,
यहां पे अगर आप ध्यान से सिचुएशन समझे, सिचुएशन क्या थी, सिचुएशन थी देखिए प्रोडक्ट्स थे कितने, आपने कहा सर प्रोडक्ट्स थे कितने थे, मोर देन वन, मोर देन वन, ठीक है, आपने कहा 3 प्रोडक्ट थे और की फैक्टर कितने थे, मतलब कंस्ट्रेंट कितने थे, कितने कंस्ट्रेंट थे 1, सिर्फ आर्स को लिया था मैंने। अच्छा ये पहला केस लिया था हमने, की फैक्टर में यही पहला केस लिया था। दूसरा केस हमने समझा था क्या, सेकंड केस हमने डील किया था जब हमारे पास प्रोडक्ट्स कितने हैं, आपने कहा प्रोडक्ट्स कितने हैं 1, आगे आपने कहा कि सर की फैक्टर्स कितने, की फैक्टर्स मोर देन 1, समझ में आ गया। अच्छा लास्ट केस, लास्ट केस क्या था, आपने कहा सर लास्ट केस था अगर प्रोडक्ट्स भी मोर देन 1 हो, आपने कहा कि सर और की फैक्टर भी क्या हो मोर देन 1, आपने कहा ठीक है सर, ये वाला केस रह गया था बस, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये कोई केस नहीं है कि एक ही प्रोडक्ट बनाना हो और एक ही की फैक्टर, उसमें कोई केस ही नहीं है। जितने की फैक्टर मतलब मान के चलिए लेबर आर्स लिमिटेड है या मशीन मटेरियल लिमिटेड है, जितना मटेरियल है उससे प्रोडक्ट बना दो, तो ये वाला तो कोई केस बनता ही नहीं कि हमारे पास एक ही प्रोडक्ट है एक ही की फैक्टर है। केस क्या बनता है, आपने कहा कि सर पहला केस बना एक से ज्यादा प्रोडक्ट एक की फैक्टर, सेकेंड केस क्या था एक प्रोडक्ट एक से ज्यादा की फैक्टर, और तीसरा क्या है एक से ज्यादा प्रोडक्ट एक से ज्यादा की फैक्टर। पहले 2 केसेस हमने की फैक्टर एनालिसिस के अंदर डील कर लिए हैं एंड वी आर नाउ प्रोसीडिंग फॉर व्हाट, केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या है, आपने कहा कि सर जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट एक से ज्यादा की फैक्टर होते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करें, इसीलिए हम मैथ्स का यूज करते हैं। यहां पे मैथ्स बहुत सिंपल वाली है, आप कहोगे कि सर इतनी सिंपल भी मैथ्स हो सकती है, आप देखिए आपको मजा आएगा ये मैथ्स करने में। आप कहेंगे कि ठीक है सर एक से ज्यादा प्रोडक्ट एक से ज्यादा की फैक्टर, मतलब हम लोग यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग LPP की हेल्प लेंगे और उसके बाद जब लीनियर प्रोग्रामिंग खत्म हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग बिना लीनियर प्रोग्रामिंग किए शॉर्टकट से इन्हीं क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, मतलब बिना लीनियर प्रोग्रामिंग अप्लाई किए भी कर पाएंगे, लेकिन क्वेश्चन फिनिश होने के बाद। एक क्वेश्चन पे आते हैं ताकि आपकी दिक्कतें, एक एग्जाम्पल के साथ, एक एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन फॉर्म में बना रखा है, आइएगा सब लोग, आ जाइए सब लोग चैप्टर नंबर 4 लीनियर प्रोग्रामिंग में क्वेश्चन नंबर 3। हेडिंग डालिए यहां पे, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। हेडिंग डालिए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, डाल दिया। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर इज, बताएंगे क्या है, 101। क्वेश्चन 3 पेज 101 पे आते हैं और क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। आपने कहा कि सर समझा तो दो लीनियर प्रोग्रामिंग है क्या। मैंने कहा दोस्तों जब तक आप क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे हमारे ऑपरेशन रिसर्च हमारे कॉस्ट मैनेजमेंट के काम में आती है। OR या QT हमारे कैसे कॉस्ट मैनेजमेंट में काम में आती है। और कई स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा मिथ है कि OR अलग है, इट्स अ काइंड ऑफ मैथ्स एंड इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट। याद रखिए ये कुछ भी अलग नहीं है, इट इज यूज्ड फॉर कॉस्ट मैनेजमेंट। क्योंकि आपका इंस्टीट्यूट पागल थोड़ी है, ये आपको फालतू में मैथ्स खेलने को देगा, जबकि आप कई लोग तो मैथ्स छोड़ के आए थे। कोई पागल थोड़ी है, सिंपल वाली मैथ्स दी है। ठीक है, चलो अब देखिएगा क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है XYZ कंपनी, केमिकल कंपनी इज प्रोड्यूसिंग 2 प्रोडक्ट्स A एंड B। XYZ केमिकल कंपनी है, 2 प्रोडक्ट्स बनाती है A और B। द प्रोसेसिंग टाइम्स आर 3 hours and 4 hours पर यूनिट फॉर A ऑन ऑपरेशन 1 and 2 रेस्पेक्टिवली। आपको कहा कि इनको प्रोसेस करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, 3 hours लगेगा ऑपरेशन 1 पे एंड 4 hours लगेंगे ऑपरेशन 2 पे। ठीक है, एंड 4 hours and 2 hours पर यूनिट फॉर B
अब अगर बी बनाते हैं तो कैसे दिया, कहता है 4 hours and 2 hours फॉर बी ऑन ऑपरेशन 1 and 2 रेस्पेक्टिवली। मतलब आपने कहा कि सर 4 hours लगेंगे ऑपरेशन 1 पे और 2 hours लगेंगे ऑपरेशन 2 पे। आपने कहा ठीक है। कहता है अवेलेबल टाइम इज 36 hours and 28 hours फॉर ऑपरेशन 1 and 2 रेस्पेक्टिवली। आपने कहा कि सर ऑपरेशन 1 में कितना टाइम अवेलेबल है, 36 hours, और ऑपरेशन 2 में कितना अवेलेबल है, 28 hours। कहता है प्रोडक्ट ए कैन बी सोल्ड एट ₹3 प्रॉफिट पर यूनिट। प्रोडक्ट ए को 3 रुपए के प्रॉफिट पर यूनिट पे आप बेच सकते हैं, एंड बी एट ₹8 प्रॉफिट पर यूनिट। बी को 8 रुपए पर यूनिट के आप प्रॉफिट पे बेच सकते हैं। यहां पे फिक्स कॉस्ट नहीं दी तो ऑब्वियसली जो आपका प्रॉफिट है वो कंट्रीब्यूशन के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, आपने कहा ठीक है। सॉल्व फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट प्रोग्राम बाय ग्राफिकल एंड सिंप्लेक्स मेथड। What you need to do is you need to solve it using graphical and simplex method। अब ये सर simplex क्या है, graphical क्या है, चलो बाद में आते हैं। पहले इस क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, लेकिन थोड़ा बहुत, पूरी तरह समझ में नहीं आया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको समराइज करके अपनी कॉपी पे लिख रहा हूँ। आपको जरूरी नहीं है कि आप एग्जामिनेशन के अंदर ये इंफॉर्मेशन की समरी लिखें। मैं क्लियरली बोल दूं, इट इज नॉट एट ऑल कंपल्सरी कि आप इंफॉर्मेशन की समरी लिखें। मैं आपको क्यों लिखवा रहा हूं, ताकि क्वेश्चन को हम ग्रैप कर सकें, अच्छे से समझ सकें कि बोल क्या रहा है। तभी तो समझ में आएगा कि मांग क्या रहा है, कैसे ये बजटिंग पार्ट 1 है, कैसे ये की फैक्टर एनालिसिस है, कैसे ये लीनियर प्रोग्रामिंग वगैरह है। चलिए, आपने कहा कि ठीक है सर। अब जहां हेडिंग डाला था लीनियर प्रोग्रामिंग, उसके बाद मतलब इंक्लूडिंग दिस पेज आपको 3 पेजेस छोड़ने हैं फॉर नोट्स, क्योंकि मैथ्स में पहले समझते हैं बाद में लिखते हैं, है ना। बहुत सिंपल है। जहां पे आपने लीनियर प्रोग्रामिंग का हेडिंग डाला है, इंक्लूडिंग दैट पेज, आपको 3 पेजेस छोड़ने हैं फॉर नोट्स। आई होप सबको क्लियर है। थ्री पेज मतलब 1.5 लीफ या शीट कह सकते हैं, ठीक है। एक लीफ में 2 पेज होते हैं। हेडिंग डालिए, यहां पे क्वेश्चन नंबर लिखते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 101। आपने कहा कि सर आपने हमसे बोला है क्या, इस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन की हम लोग क्या करेंगे, समरी बनाएंगे। मैंने कहा जी हां, मैंने आपसे यही बोला है, जो इंफॉर्मेशन हमें दी है ना उसकी समरी बनाएं। और याद रखिए, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जरूरी नहीं है कि एग्जामिनेशन के अंदर आप ये बना के आए। इफ यू वांट आप इसे रफ में भी बना सकते हैं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैं इसको वर्किंग नोट में बना रहा हूं। हाँ जी, कितने प्रोडक्ट्स थे हमारे पास, कैन एनीबॉडी टेल मी? 2 प्रोडक्ट्स थे, वन वाज ए, अनदर वन वाज बी। आपने कहा ठीक है सर। एंड लास्ट में यहां पे एक कॉलम और बना दीजिए, कैपेसिटी। क्यों सर, बताऊंगा, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ जी, अब मुझे आप ये बताइए कितने ऑपरेशन थे जो हम परफॉर्म कर रहे थे। थोड़ा बहुत तो इंग्लिश पढ़ने में समझ में आ ही रही थी, इतनी तो इंग्लिश तुम्हारी अच्छी है। पहला था ऑपरेशन 1 और दूसरा था क्या, ऑपरेशन 2। 2 ऑपरेशन थे आपके पास। आपने कहा ठीक बात है सर। चलिए शुरू से पढ़ते हैं क्वेश्चन को और उसकी फिगर्स को यहां लिखते जाएंगे। थोड़ा सा समराइज हो जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिएगा, क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कहता है XYZ केमिकल कंपनी है जो कि 2 प्रोडक्ट्स बना रही है, 2 प्रोडक्ट्स बना रही है, A एंड B। द प्रोसेसिंग टाइम्स आर 3 hours and 4 hours पर यूनिट फॉर A ऑन ऑपरेशन 1 and 2 रेस्पेक्टिवली। आपने कहा कि सर देखिए 3 घंटे और 4 घंटे लगते हैं, 3 hours and 4 hours ऑन ऑपरेशन 1 एंड ऑपरेशन 2 रेस्पेक्टिवली। इसके बाद आपने कहा कि सर इसके बाद देखिएगा, इसी तरीके से आपसे कहता है बी के लिए, एंड 4 hours and 2 hours पर यूनिट ऑफ बी फॉर बी ऑन ऑपरेशन 1 and 2 रेस्पेक्टिवली।
4 आवर्स एंड 2 आवर्स आपको दे दिया। इसके बाद द अवेलेबल टाइम्स आर 36 आवर्स एंड 28 आवर्स फॉर ऑपरेशन 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। 36 आवर्स एंड 28 आवर्स फॉर ऑपरेशन 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली, आपको इतना अवेलेबल टाइम है। आगे, द प्रोडक्ट ए कैन बी सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹3 पर यूनिट एंड बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 8 पर यूनिट। आपने कहा कि सर देखिएगा, प्रॉफिट यहां पे आया 3 पर यूनिट और यहां पे आया 8 पर यूनिट। हाँ जी, सबको समझ में आ गया? आसान था, बहुत आसान था। अब एक बात सोचो, वही क्वेश्चन आपको कितना आसानी से समझ में आ रहा है ना? इसको मैं थोड़ा सा और सिंपल करता हूं। कैसे? मैं एक काम करता हूं, यहां पे ए का नाम रख देता हूं शर्ट्स और बी का नाम रख देता हूं पैंट्स। मान के चलिए सीए करने के बाद आपने क्या किया, मान के चलिए आपने टेलर की शॉप खोली। आपने कहा अच्छा सर टेलर की शॉप, पुराना एग्जांपल याद होगा, रीड एंड टेलर्स खुलवाई थी मैंने, ना कि नॉर्मल दर्जी की दुकान खोल के मत बैठ जाना, ठीक है। अब आप अगर टेलर की शॉप खोलते हैं तो आपने कहा कि सर उसके अंदर हमारे पास 2 काम होते हैं मेनली, एक होता है कटिंग का और दूसरा क्या होता है, स्टिचिंग का। आपने कहा ठीक है। अब थोड़ा ज्यादा आसानी से समझ में आ रहा है ना, चलो धंधे की बात है, अब समझ में जल्दी आएगी। आपने कहा कि सर इसके बाद बताइए किस तरीके से। मैंने कहा दोस्तों अब देखिएगा, हमारे पास हमें शर्ट भी बनानी है और पैंट भी बनानी है, शर्ट काटने भी है और सिलनी भी है। अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि मेरे पास शर्ट्स के काटने के आर्ट्स मींस कटिंग आर्ट्स भी लिमिटेड हैं और मेरे पास स्टिचिंग आर्ट्स भी क्या है, लिमिटेड है। आपने कहा ठीक है सर कटिंग आर्ट्स भी लिमिटेड है और स्टिचिंग आर्ट्स भी लिमिटेड है, मतलब एक नहीं मेरे पास 2 लिमिटिंग फैक्टर हैं। वी हैव 2 कंस्ट्रेंट्स, वी हैव 2 की फैक्टर्स, वन इज कटिंग आर्ट्स, सेकेंड वन इज स्टिचिंग आर्ट्स। प्रोडक्ट्स कितने हैं, ए एंड बी 2, मतलब सिचुएशन है एक से ज्यादा प्रोडक्ट, एक से ज्यादा की फैक्टर। अब इसको लीनियर प्रोग्रामिंग से करने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अगर हम इसको शॉर्टकट में आपको ऐसे सिखा रहा हूं, ये अगर शॉर्टकट से करें तो कैसे करते हैं। मान लीजिए यहां पे आपको स्टिचिंग नाम की कोई चीज दे ही नहीं रखी। अब तो हो गया ये सिंपल सा क्वेश्चन, एक से ज्यादा प्रोडक्ट, एक की फैक्टर, जैसे हम जानते हैं। ऐसे में क्या करते थे, कंट्रीब्यूशन पर आवर निकाल देते थे, यही तो करते थे और रैंक कर देते थे। आपने कहा ठीक है सर, एक बात सोचिए, अगर हम सोचे यहां पे 3/3 कितना आता है 1, मतलब कंट्रीब्यूशन पर कटिंग आवर, आपने कहा 1 आ गया और यहां आएगा 8/4 कितना आएगा 2। लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा कब लिखना है। आपने कहा कि ठीक है सर। अब अगर मान लो मेरे पास कटिंग ऑपरेशन ना हो, मान लो मेरे पास क्या हो, कटिंग ऑपरेशन ना हो, तो आपने कहा कि सर ऐसे में क्या करते थे अगर कटिंग ना हो, तो आपने कहा कि सर कंट्रीब्यूशन पर स्टिचिंग आवर्स कैसे 3/4 0.75 एंड 8/2 4। अच्छा एक बात बताइए, बहुत ही सिंपल सी बात पूछ रहा हूं, कटिंग ऑपरेशन के हिसाब से इस वाले ऑपरेशन, मैं इसको कलर को जानबूझ के डेलिबरेटली चेंज कर देता हूं, लेट अस मेक इट ग्रीन, नीचे वाले को। कटिंग ऑपरेशन के हिसाब से व्हाट विल बी योर रैंक। पहले आप क्या प्रायोरिटाइज करना चाहेंगे, आप पैंट्स प्रोड्यूस करना चाहेंगे और बाद में बचे हुए आर्ट्स पे आप क्या प्रोड्यूस करना चाहेंगे, शर्ट्स। अग्री करते हैं? अच्छा, अगर कुछ आर्ट्स बचेंगे, लिमिटेड डिमांड होगी, यहाँ पे लिमिटेड नहीं है, अगर होगी तो हम बचे हुए आर्ट्स पे क्या करना चाहेंगे, शर्ट्स प्रोड्यूस करना चाहेंगे। अच्छा स्टिचिंग के हिसाब से क्या है, आपने कहा कि सर देखिए इसके हिसाब से भी पहले आप क्या प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, पैंट्स, और बचे हुए आर्ट्स पे क्या करना चाह रहे हैं, शर्ट्स। देखिए इस क्वेश्चन में लिमिटेड डिमांड नहीं है, इसलिए आर्ट्स नहीं बचेंगे, ठीक है। जब लिमिटेड डिमांड होती है, जब अनलिमिटेड होती है तो याद करो सारा एक ही पे बन जाता है, याद आ रहा है भाई। अनलिमिटेड डिमांड के केस में क्या बताया था, नहीं याद कुछ नहीं होता, अब तो तुम्हारी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। मैंने बताया था अगर अनलिमिटेड डिमांड हो तो क्या करते हैं, एक ही प्रोड्यूस करते हैं, दूसरा भी एक ही करते हैं। आपने कहा कि सर जिस पे ज्यादा कंट्रीब्यूशन पर आ रहा होगा उसको प्रोड्यूस कर देंगे। आपने कहा ठीक है सर, हम मान के चल रहे हैं कि यार यहाँ पे लिमिटेड डिमांड है, मान के चल रहे हैं। आपने कहा ठीक है, क्यों, क्योंकि आगे अभी समझने के लिए।
अब आपने कहा कि सर पहले ये प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, बाद में बचे हुए आर्ट्स पे ये, ऐसे ही पहले ये प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, बचे हुए आर्ट्स पे ये। अगर आप नोटिस करिए, कटिंग के हिसाब से भी ज़्यादा कमाई हर घंटे पे पैंट बनाने पे है, और स्टिचिंग के हिसाब से भी आपकी ज़्यादा कमाई, यू हैव मोर अर्निंग ऑन पर आवर बेसिस इफ यू विल स्टिच पैंट्स। सेम इज द केस फॉर कटिंग। आपने कहा कटिंग के हिसाब से भी मेरी पर आवर कमाई किस पे ज्यादा है? पैंट पे। तो आप सब कहेंगे सर ऑब्वियसली हमें क्या करना चाहिए, शर्ट बनानी चाहिए या पहले पैंट बनानी चाहिए? पैंट्स, बिकॉज बोथ ऑफ द ऑपरेशंस आर सेइंग कि हमारी कमाई ज्यादा किस पे है? पैंट पे। तो आप पहले ज्यादा से ज्यादा पैंट्स बना देंगे और उसके बाद अगर कुछ आर्ट्स बचते हैं तो वो आप किस पे लगा देंगे? शर्ट्स पे। समझ में आ गई बात? पहले आप क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा पैंट बना देंगे, बचे हुए आर्ट्स को शर्ट्स पे लगा देंगे। ये तो बड़ा सिंपल केस था सर। लेकिन अगर इस केस में रैंकिंग होती उल्टी, मतलब यहां पे आ रही होती फर्स्ट रैंकिंग और यहां आ रही होती सेकंड, मतलब स्टिचिंग की रैंकिंग और कटिंग की रैंकिंग अपोजिट होती। मान लो स्टिचिंग वाला कह रहा होता नहीं मेरे को तो शर्ट बनानी है, और कटिंग वाला कह रहा होता नहीं मुझे तो पैंट बनानी। अब आप गए फंस। इसका हम एक शॉर्टकट सीखेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। वो भी बताऊंगा कि यार वो ग्राफ की वजह से साइमल्टेनियस इक्वेशन है, वो बताऊंगा बाद में। तो आपने कहा कि सर शॉर्टकट्स वगैरह मतलब बाद में सीखने वाले हैं। हम लोग फंस गए थे कहां पे? हम फंस गए थे कि एक बंदा कुछ कह रहा है, दूसरा बंदा कुछ कह रहा है। तो हमने एक चीज सीखी, हमने कहा कि यार एक सिंपल सी बात है, इसके लिए मैथ्स को यूज कर लेते हैं। मैथ्स बता देगी हमें कि हमें क्या करना चाहिए। और जब हम पूरी मैथ्स सीख लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे? इसी का शॉर्टकट सीखेंगे किसके अंदर? की फैक्टर वगैरह में, कि हमें कैसे इसको बिना लीनियर प्रोग्रामिंग लगाए भी इन क्वेश्चंस के कुछ पार्ट्स को हम कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करें हम। लीनियर प्रोग्रामिंग समझ में आ गया कि कैसे यूज में आएगा, कब करेंगे? क्लियर है? चलिए, विद द होप कि सबको क्लियर है। अब जल्दी से देखिएगा, आपने कहा कि सर बताइए, चलिए आइएगा सॉल्यूशन पे। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे कुछ बहुत ज्यादा बेसिक बातें भी डिस्कस करूंगा जो आप में से कई लोग कहेंगे सर मत बताओ, लेकिन मैं बताऊंगा। आप में से कुछ लोग तड़पेंगे, कहेंगे सर इतना बेसिक मत बताओ, लेकिन मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन आपको बेसिक लेवल का कराना है। और जब मैं वो बेसिक लेवल का क्वेश्चन करा दूंगा तो कई लोग जो मैथ्स 12th लेवल पे या बीकॉम पार्ट 1 या कहीं पे भी सीख के आए हुए हैं, बीकॉम के अंदर, एमकॉम के अंदर, उन सबका लेवल बराबर हो जाएगा। और उसके बाद सबको मैं आगे के लेवल की कराऊंगा। मतलब एक बात समझ लीजिए, जिसने बीकॉम में किया है, एमकॉम में किया है, वो गलतफहमी मत रहे कि उसको बेसिक्स से ज्यादा आता है। और उसमें भी कई बेसिक्स मैं आपको दिखाऊंगा जो आपको नहीं आते होंगे। जैसे अगर मैं आपसे अभी पूछ लूं, जिसने किया होगा कि कॉर्नर पॉइंट्स को ही क्यों लेते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने के लिए, कई लोग ऊटपटांग आंसर देंगे, लेकिन उनका आंसर पहले ही बता दूं गलत होने वाला है। अगर उन्हें याद हो, फीजिबल रीजन एक होता था, होता तो था, होता तो था, उसके कॉर्नर पॉइंट्स होते थे, हाँ होते तो थे। तो कॉर्नर ही क्यों लेते थे? सर लेते तो थे, लेकिन क्यों लेते थे ये नहीं पता, है ना? तो वो हम सब लोग बेसिक्स पे बड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि बेसिक्स ही हमारे काम में आने हैं एग्जामिनेशन पे। ये मत सोचना कि हम तो जेम्स बॉन्ड है, हमें तो पहले से आता है। ओवर कॉन्फिडेंट कोई नहीं होगा, ध्यान से पढ़ेंगे सब, ठीक है? चलिए देखिएगा, मान लेते हैं हम x यूनिट इसके बना रहे हैं और y यूनिट्स इसके। आपने कहा ये x और y कितने हैं? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, इनको मैं नाम देता हूं वेरिएबल्स। आपने कहा वेरिएबल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी वैल्यू वेरी कर सकती है। लेकिन सर एक बात बताओ, चेंज हो जाती है वैल्यू, इसलिए वेरिएबल्स बोलते हैं। लेकिन हम ये x और y मान क्यों रहे हैं? हमें तो यही निकालना है ना कि कितने यूनिट्स x के, मतलब कितने यूनिट प्रोडक्ट A के बनाए, शर्ट्स के बनाए, और कितने पैंट्स के बनाए, कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। मैंने कहा मुझे मालूम है कि यही निकालना है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि कितने निकालना है, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं इनके x और y वैल्यू ले रहा हूं। आपने कहा चलो सर आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं कि x शर्ट्स बना रहे हैं और हम y नाम की पैंट्स, y नंबर ऑफ पैंट्स बना रहे हैं। लिख देते हैं इसको, लेट x एंड y बी द नंबर ऑफ units produced
for products A and B respectively. ठीक है। अच्छा अब देखो मैथ्स है, मैथ्स का जैसे एक कंप्यूटर का प्रोग्राम फॉर्मुलेट किया जाता है, अब मैं क्या करने वाला हूं, मैथ्स का प्रोग्राम फॉर्मुलेट करूंगा। सबसे पहले एक प्रोग्राम बनाऊंगा, मतलब कुछ फंक्शंस वगैरह लिखूंगा। आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल से एक्स वाई के फंक्शंस लिखूंगा ताकि समझ में आ जाए किया क्या है। आपने कहा ठीक है, जैसे कंप्यूटर का प्रोग्राम बनाते हैं वैसे लीनियर का प्रोग्राम बनाने। अभी लीनियर क्या समझेंगे, 1 मिनट में समझते हैं। आपने कहा कि सर आप क्या बनाने वाले हो, मैंने कहा मैं लिखना चाहता हूं कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। रेड कलर मीन्स रफ है, आपको मालूम है, ये पेपर में नहीं लिख के आना, आप सब जानते हैं, सिर्फ ब्लैक कलर वाला ही आपको पेपर में लिख के आना है। ये क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाने जा रहा हूं। हाँ जी, आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, आपने कहा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। मेरा प्रॉफिट क्या था, 3 और 8। अच्छा, मैंने कहा आपका ऑब्जेक्टिव था मैक्सिमाइज करना, क्या, Z। ये Z क्या है सर, मैंने मान लो Z प्रॉफिट का दूसरा नाम रख दिया, छोटा नाम Z है प्रॉफिट का। अच्छा सर P ले सकता हूं, ले सकते हैं, M ले सकता हूं, ले सकते हैं, लेकिन कॉमनली क्या लेते हैं, Z। तो पंगेबाजी नहीं लेंगे, ठीक है, जब लेते जो है उसी को ले लो। आपने कहा ठीक है। आपने कहा कि सर एक बात बताओ, एक शर्ट बनाते हैं तो कितना कमाते हैं, 3 रुपए। कितनी शर्ट बनाई, कितनी शर्ट बनाई, X, तो टोटल कमाई कितनी हो गई, 3x। आपने कहा ठीक है, एक पेंट, 1 पेंट बनाते हैं तो यू अर्न 8 रुपीज, यू हैव मेड 8 पेंट, सो यू हैव मेड y पेंट, सो योर टोटल प्रॉफिट विल बी 8y। आपने कहा अगर मेरा आंसर x और y शर्ट और पेंट्स बना रहा हूं मैं, तो मेरा टोटल प्रॉफिट कितना है, ये अभी x और y की वैल्यू निकालनी बाकी है। आपने कहा अच्छा मेरा जो है, मेरा ऑब्जेक्टिव है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं इसको, इस वैल्यू को x और y को इस तरीके से लूं कि ये वैल्यू जो निकले वो मैक्सिमम हो। समझ में आ गया। मैंने पहले ही कहा था देखो बहुत बेसिक लेवल से शुरू करूंगा, ऐसा लगेगा सर ये तो आता है क्यों पढ़ा रहे हो, लगेगा, पहले ही बता रहा हूं। लेकिन देखो सबकी मैथ्स बराबर नहीं थी, तो आपको पहले एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ बियर करना पड़ेगा मुझे, ताकि सब लोग इक्वल लेवल पे आ जाए। उसके बाद ये मत सोचना जो पहले से पढ़ के आया वो ज्यादा कुछ सीखा हुआ है, उसके बाद सब बराबर है, देख लेना, ठीक है। आपने कहा ठीक है सर। अच्छा, मैंने कहा सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, मतलब आपने कहा कि सर याद करो कुछ इसमें लिमिटिंग फैक्टर या कंस्ट्रेंट्स भी थे। मैंने कहा हाँ थे, तो क्या थे, 2 थे, कटिंग के और स्टिचिंग के। अच्छा एक बात सोचो, आपसे मैं एक बात बोलता हूं, बड़ी सीधी सी बात, आपके पास दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24। तो क्या आप 25 आवर्स काम कर सकते, यूटिलाइज कर सकते हो, इम्पॉसिबल। आपने कहा आवर्स जो यूटिलाइज करेंगे विल बी आइदर इक्वल टू और लेस देन व्हाट, आवर्स अवेलेबल। मानते हो, आपने अगर यहां पे एक्स शर्ट बना डाली, एक शर्ट बनाने के लिए 3 आवर्स लगते थे कटिंग में, एक शर्ट में 3 आवर्स लगते थे, अगर एक्स शर्ट बना डाली कितने आवर्स लग गए, 3x। आपने यहां पे पैंट्स कितनी बना दी, y, एक पैंट बनाने में कितने आवर्स लगते थे, 4 आवर्स, तो आपके 4 आवर्स लग गए, 4y आवर्स। टोटल आवर्स कितने लगे, 3x प्लस 4y, दोनों को अगर साथ में ले लूं टोटल आवर्स कितने लगे, शर्ट्स भी बनाने पे और पैंट्स भी बनाने पे। अब याद रखना x और y इस तरीके से होना चाहिए कि इस पे जो आवर्स यूटिलाइज हो रहे हैं वो या तो 36 हो या 36 से कम हो, इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 36। इसीलिए हमने इसको कैसे लिखा, आपने कहा कि सर इसीलिए हमने लिखा पहली चीज 3x प्लस 4y shall be less than or equal to 36। किस में था ये, ऑपरेशन 1 में, ये था आपका ऑपरेशन 1 में। आपने कहा ठीक है सर, ये हो गए हमारे आवर्स
यूटिलाइज्ड, और ये है हमारे आर्ट्स अवेलेबल। ऑब्वियसली आर्ट्स यूटिलाइज विल आइदर बी इक्वल टू और लेस देन आर्ट्स अवेलेबल। मेरे ख्याल से ये मेरे को सिखाने की जरूरत नहीं है। अब आपने कहा कि सर ऑपरेशन 1 का तो बन गया कंस्ट्रेंट, लेकिन सर एक और कंस्ट्रेंट था। मैंने कहा क्या कंस्ट्रेंट था दोस्तों? आपने कहा कि सर ऑपरेशन 2, एक और कंस्ट्रेंट था। क्या कंस्ट्रेंट था? ऑपरेशन 2 कंस्ट्रेंट था। मैंने कहा देखिए किस तरीके से था ऑपरेशन 2। आपने कहा कि सर देखिए एक शर्ट काट सिलता हूं तो 4 आवर्स लगते हैं, अगर मैंने एक्स शर्ट सिली तो 4x आवर्स लगे, एक पैंट सिलता हूं तो 2 आवर्स लगते हैं। आपने कहा कि सर y पैंट सिली तो कितने लगे? 2y। टोटल कितने आवर्स लगे? 4x प्लस 2y। दे शैल आइदर बी इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू 28। वेरी गुड। आपने कहा कि सर देखिए ऑपरेशन 2, अब देखिएगा एक सबसे इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट जिसको अगर बनाओगे तो एक भी नंबर एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर नहीं बनाओगे तो नंबर कट जाएंगे। आपने कहा सर ये कौन सा है? नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट। इसका मतलब आपने कहा कि सर देखो क्या नंबर ऑफ पैंट्स या नंबर ऑफ शर्ट्स आपकी 0 से कम हो सकती है? आपने कहा नहीं सर ये तो नहीं हो सकती। तो हमने इस कंस्ट्रेंट का नाम दिया नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट। फिर से रिपीट कर दूं, रेड वाला पेपर में नहीं लिखना, ब्लैक वाला पेपर में लिख के आना है, फिर प्रेजेंटेशन का पार्ट ब्लैक वाला बनेगा। आपने कहा ठीक है सर। अच्छा अब एक बात सोचिए। आपने कहा क्या सर? मैंने कहा देखो ये हमने एक प्रोग्राम को फॉर्मुलेट किया है। क्या किया है? प्रोग्राम को फॉर्मुलेट किया है। आपको पेपर में कई बार सिर्फ फॉर्मुलेशन के लिए बोला जाता है। ये हमने एक मैथ्स का प्रोग्राम बना लिया, हमने कहा कि ये देखो मैक्सिमम इसको करना है, इन चीजों को दिमाग में रखते हुए। अब इस चीज को दिमाग में रखना, जैसे नवंबर 15 में क्वेश्चन ने सिर्फ फॉर्मुलेट करने को कहा, बट स्टूडेंट्स ने क्या किया? एक्स और वाई की वैल्यू निकालने बैठ गए। क्या उसने एक्स और वाई की वैल्यू निकालने की कहा था? नहीं। आप निकाल लो, टाइम बर्बाद कर लो, वैसे ही आपके पास स्केर्स टाइम है, यू आर फ्री टू वेस्ट योर टाइम। लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एग्जामिनेशन के अंदर आपका टाइम बहुत प्रेशियस है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर सिर्फ फॉर्मुलेशन मांगा है तो सिर्फ फॉर्मुलेशन करके आओ, देयर इज नो नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन। आपने का मतलब यहां से यहां तक जो हमने किया, इस पॉइंट तक जो यहां से चालू हुआ और इस पॉइंट तक, इसका नाम आपने क्या दिया है सर? मैंने कहा फॉर्मुलेशन। दिस इज नोन एज फॉर्मुलेशन। मतलब हमने एक प्रोग्राम फॉर्मुलेट किया है। अब सर इसको सॉल्व भी तो करो। मैंने कहा बात तो सही है, बिना सॉल्व करे फॉर्मुलेट करने का फायदा ही क्या है? तो आपने कहा कि सर इसको सॉल्व करने के लिए देयर आर 2 वेज इन लीनियर प्रोग्रामिंग। फर्स्ट वे इज ग्राफिकल मेथड एंड सेकेंड वे इज सिंप्लेक्स मेथड। आपने कहा कि सर हम लोग कौन सा सीखने जा रहे हैं? अभी इनिशियल लेवल पे हम लोग ग्राफिकल सीखेंगे, हम सिंप्लेक्स पे नहीं आएंगे। आपने कहा ठीक है सर ग्राफिकल सीखते हैं। अब ग्राफिकल सीखना शुरू कर रहे थे। जैसे ही आपने ग्राफिकल सीखने की बात की, मैंने कहा चलो ग्राफ के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन लेते हैं। ग्राफ के बारे में एक बात बताइए, यह है 1 2, आपको सबको पता है एक्स एक्सिस है। देखो जिसको नहीं आता वो ग्राफ बनाना अलग से पूछ लेना, मैं क्लास के अंदर नहीं सिखाऊंगा। 1 2 वैसे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोगों को आता है। ये वाई एक्सिस होती है। आपने कहा कि ठीक है सर, अगर मैंने कह दिया x इज इक्वल टू 2, मतलब x 2 है, y की चाहे कुछ भी वैल्यू, चाहे वो 1 हो 2 हो 3 हो कुछ भी हो। अच्छा यहां तक बात समझ में आ गई। अब एक बात सोचिए, मान के चलिए मैं कंफ्यूज्ड हूं कि मैं सुबह कुछ पैसे लेके चला था और मुझे याद नहीं मैं कितने लेके चला था। मुझे ये मालूम है कि वो रुपए 2 रुपए से ज्यादा थे, या 200 है या 2 है जो भी है, 2 रुपए से ज्यादा मेरी जेब में। मुझे ये याद नहीं
क्या 2 रुपए है या कितने रुपए हैं, मुझे ये पक्का कंफर्म्ड है वो 2 रुपए से ज्यादा है। तो आप कहेंगे कि सर ज्यादा का मतलब इस साइड, इट कैन बी 3, इट कैन बी 4, इट कैन बी एनीथिंग, वो कम नहीं है। तो आप कहेंगे आइदर इट इज इक्वल टू 2 और इट इज ग्रेटर देन। तो आप ये क्यों कह रहे हैं सर? मैंने कहा देखो, आपने एक चीज देखी थी, हमारे पास लेस देन के साथ इक्वल टू लगा पड़ा था। जो हमने कंस्ट्रेंट बनाए थे, लेस देन के साथ क्या लगा पड़ा था? इक्वल टू। तो आपने कहा कि सर इसका मतलब ये था या तो लेस देन या फिर इक्वल टू, मतलब आइदर लेस देन और इक्वल टू। अब हमें एक बात समझनी पड़ेगी, अगर कभी भी लेस देन या ग्रेटर देन ग्राफ के ऊपर बनाना है तो पहले कंपल्सरीली आपको बनाना पड़ेगा क्या? इक्वल टू। जैसे मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा मुझे नहीं मालूम कितने रुपए मेरी जेब में है, लेकिन ये पता है 2 रुपए हैं या 2 रुपए से ज्यादा है। तो पहले मैंने किसकी लाइन बनाई? 2 की। अब फिर उसके बाद मैंने किया क्या? शेड। मैंने कहा इट कैन बी ग्रेटर देन। समझ में आ गया? आपने कहा कि सही बात है सर। तो एक चीज हमने सीखी, ग्राफ पे सबसे पहले हम बनाते हैं क्या? इक्वालिटी। अच्छा सर, दूसरी चीज हम लोग यहां पे जो डील कर रहे हैं वो लीनियर प्रोग्रामिंग के साथ डील कर रहे हैं। अरे सर ये लीनियर क्या है? ये तो हम बड़ी देर से सोच रहे थे, ये लीनियर क्या है? लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइंस। ओके, मतलब याद रखिए, आपने शायद पहले कभी मैथ्स में सीखा हो, एक होता है x प्लस वाई, एक होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर आप x प्लस वाई की लाइन बनाएंगे वो स्ट्रेट लाइन बनेगी, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की बनाएंगे तो पैराबोला वगैरह बनेगा, जिसे हम नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग बोलते हैं। आपने कहा कि सर हमारे करिकुलम में कौन सा है? मैंने कहा हमारे करिकुलम में लीनियर प्रोग्रामिंग है, हमें पैराबोला वगैरह के साथ करने को नहीं कहा गया, मतलब हम सिर्फ और सिर्फ लीनियर प्रोग्रामिंग ही सीखेंगे। Am I clear in this regards? मतलब स्ट्रेट लाइन की प्रोग्रामिंग। तो अब हमें समझ में आया चैप्टर का नाम क्या था? लीनियर प्रोग्रामिंग। क्यों? हम लोग स्ट्रेट लाइन के प्रोग्राम बनाया, हमने मैथ्स का एक प्रोग्राम बनाया, अब उसको सॉल्व करना सीख लेंगे। अब हमने मैथ्स का प्रोग्राम बनाया, स्ट्रेट लाइन का प्रोग्राम बनाया, स्ट्रेट लाइन के प्रोग्राम के लिए हमने क्या समझा? कभी भी ग्रेटर देन या लेस देन को नहीं लेके चलते, हम हमेशा किसको लेके चलते हैं? पहले इक्वल टू, और उसके बाद बेस पे क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और लाइन ड्रॉ करने के बाद जो रीजन हम शेड करते हैं वो ग्रेटर देन या लेस देन को डेजिग्नेट करता है। जैसे अगर कोई कहे 2 रुपए से कम है तो लेफ्ट साइड का पूरा रीजन कवर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? रीजन किससे डेजिग्नेट किया जाता है? ग्रेटर देन या लेस देन से। और इक्वल टू किस चीज को डेजिग्नेट करता है? हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को। अब ऑब्वियसली अगर लेस देन या मतलब कोई शेडेड रीजन बनाना है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? इक्वल टू वाली लाइन बनानी पड़ेगी, तभी तो शेड करोगे कि इस साइड है कि उस साइड है। समझ गए या नहीं? तो आपने कहा हम पहले सीखेंगे स्ट्रेट लाइन बनाना। आपने कहा ठीक है सर। अब सोचिए यहां पे मतलब इस लेस देन को उड़ा दे। मैंने कहा हाँ, भूल जाते हैं कि ये लेस देन है, पहले हम स्ट्रेट लाइन के लिए करते हैं। तो आपने कहा चलिए सर यहां लिखते हैं। अभी मैं यहां पे किससे सीखने जा रहा हूं? इसके आगे जो बढ़ रहा हूं अब मैं ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने जा रहा हूं। सिंप्लेक्स से हम 2-3 क्लासेस के बाद करना सीखेंगे, अभी हम पहले ग्राफिकल मेथड पे हैं। यहां लिखिए फॉर लाइन, आपने कहा लाइन के लिए पहली लाइन 3x प्लस 4y, याद रखिए 3x प्लस 4y इक्वल टू 36। मैंने क्या किया? लेस देन इक्वल टू में से लेस देन गायब कर दिया, सिर्फ क्या रह गया मेरे पास? इक्वल टू, क्योंकि इसी की लाइन बनेगी, समझ में आ गया? तो आपने कहा ठीक है सर। अब ग्राफ पे जब हम प्लॉट करते हैं उसके लिए हमें किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए, किसी भी लाइन को प्लॉट करने के लिए एटलीस्ट क्या चाहिए होते हैं? याद रखिए 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। याद रखिए अगर मेरे पास सिर्फ एक पॉइंट है तो मुझे नहीं मालूम कि लाइन कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी ऐसे। जबकि अगर मैं मिनिमम 2 पॉइंट ले लूं, अब इन 2 को जोड़ूंगा तो लाइन ड्रॉ होगी। 2 से ज्यादा भी ले सकता हूं, मान के चलिए मेरे पास 3 पॉइंट है, तो इन तीनों को जोड़ूंगा तो लाइन ड्रॉ होगी।
तो किसी लाइन को ड्रॉ करने के लिए, प्लॉट करने के लिए ग्राफ पे आपको क्या चाहिए होता है, एटलीस्ट 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग जल्दी से 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। आपने कहा कि सर देखिएगा, आप 2 से ज्यादा ले सकते हैं, मैं रिपीट कर दूं, इट्स नॉट लाइक कि आप 2 से ज्यादा नहीं ले सकते। ठीक है, अब 2 पॉइंट्स कौन से लें, कोई से भी, x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, y की वैल्यू कुछ आ जाएगी, y की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, x की वैल्यू कुछ आ जाएगी। लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम x को अगर 0 रख देते हैं तो y आता है 9। सबसे सिंपल है ना, वैल्यू निकालना आसान हो जाता है। इट्स नॉट कंपल्सरी कि x को 0 ही रखें, सिंप्लिसिटी के लिए 0 रहे। ऐसे ही अगर मैं y को 0 रखता हूं तो x कितना आ जाता है, 12 आ जाता है। आपने कहा सर सबको पता है ये बात, मैं फिर भी देखो, मैंने आपको पहले ही कहा था, मुझे मालूम है कि आप लोगों को ये बेसिक्स आते हैं, सिर्फ इसके बाद आपको और क्या आता है, ग्राफ बनाना। ग्राफ के आगे आपको कुछ नहीं आता, सब बेस लेवल पे आ जाएंगे। तो मेरे को सारे बेसिक्स एक बार को रिवाइज करने पड़ेंगे। सो आई नीड योर पेशेंस। ठीक है, आई नीड योर कोऑपरेशन। सिर्फ ग्राफ बनाने का ही तो रह गया, अपार्ट फ्रॉम दैट तो आपका सारा हो गया रिवाइज। आपने कहा ठीक है सर, एक लाइन और है, क्या लाइन है, दूसरी लाइन कौन सी है, आपने कहा कि सर 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 28। 4x प्लस 2y इज इक्वल टू वॉट, 28। तो आपने कहा कि सर इसमें भी अगर मैं x 0 ले लूं तो y कितना हो जाएगा, आपने कहा कि सर 14। y को अगर 0 ले लूं तो x कितना हो जाएगा, आपने कहा सर 7। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही पॉइंट लें, आप चाहें तो यहां पे एक और पॉइंट ले लीजिए, आप चाहें तो यहां पे 2 और पॉइंट ले लीजिए, एज पर योर चॉइस। एंड इट इज नॉट कंपल्सरी कि x को 0 ही लूं। ठीक है, मैं अब क्या कर रहा हूं, मैं ग्राफ पे आ रहा हूं, लेकिन क्योंकि आज मेरे पास टाइम की कमी है, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि सबको ग्राफ पे ये लाइंस प्लॉट करनी आती हैं। कल मैं नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ग्राफ पे फिर भी प्लॉट करना सिखाऊंगा, लेकिन 1 मिनट लगेगा मैक्सिमम ग्राफ पे प्लॉट करने में, आपको सबको पता है। तो अगर आप लेट होंगे तो अपनी गलती से आप अपने नुकसान को बियर करने के लिए हो रहे होंगे, क्योंकि कल से आप लोग सब बराबर लेवल पे आ चुके हैं, सबको मेरे को नए कॉन्सेप्ट सिखाने हैं। याद रखना, आपने जो कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूं पहले नहीं पढ़ रखे। अगर आपको गलतफहमी है कि बीकॉम में, एमकॉम में या 12th में ग्राफ पे फिजिबल रीजन फाइंड करना आपको आता है, वो आपकी गलतफहमी कल दूर हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए मैं यहीं तक फिनिश करूंगा। आज के लिए इतना ही, आज के लिए टाटा बाय।